अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज मेरे ख़्याल में 2 दिन हो गए हैं कोई वीडियो अपलोड नहीं की। असल में कोई मसरूफ़ियत इस तरह की थी। एक तो छुट्टियाँ हो गईं, तो उसके बाद फिर वो बच्चों के साथ शॉपिंग-वॉपिंग, ये वो इधर-उधर। तो बाकी ये है कि आप सब दोस्तों को, बहन-भाइयों को ईद की खुशियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुबारक हों। अल्लाह ताला आपको जो है ना इस तरह की हज़ारों खुशियाँ नसीब करे। अगर तो वाक़ई खुशियाँ हैं, तो अल्लाह ताला आपको जो है ना सेहत और तंदुरुस्ती दे, और इस तरह जो है ना ईद की नमाज़ें और रमज़ान की दोबारा जो है ना वो आपको आपके साथ मुलाकात करवाए, अगले साल फिर रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बेनामी जायदाद के बारे में है, कि बेनामी क्या होती है और बेनामी जायदाद क्या होती है, और उसको किस तरीके से फिर वापस लिया जाता है, और उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है, और बेनामी जायदाद जिस वक़्त रजिस्टर करवाई जाती है उस वक़्त क्या-क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। बेनामी जो है ना, बेनामी का मतलब ये है कि अपने नाम से नहीं, किसी और के नाम से। यानी कि आप अगर कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, हमारा चूँकि मौज़ू ज़्यादातर प्रॉपर्टी का होता है, इसलिए मैं प्रॉपर्टी के रेलेवेंस से बात करूँगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने नाम पे नहीं लगवाना चाहते, आप किसी दूसरे के नाम पे लगवा रहे हैं। आपने किसी भाई के, अपनी बहन के, अपनी बीवी के, अपने बच्चे के नाम पे लगवा रहे हैं, तो उसको हम बेनामी ट्रांज़ैक्शन कहेंगे, बेनामी जायदाद कहेंगे। और वो आप किस वजह से लगवा रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा रीज़न्स हो सकती हैं। आप बैरून मुल्क में, आप इधर नहीं आ सकते, आप नॉन फाइलर हैं, आपका ज़्यादा टैक्स बनता है, इसलिए आप जो है ना वो आपका कोई भाई फाइलर है तो आप उसके नाम पे लगवा रहे हैं। इसके अलावा कोई रीज़न्स भी हो सकती हैं कि आपके खिलाफ कोई केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मसला है, आपको ख़तरा है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो फिर जो है ना वो कुर्क कर ली जाएगी किसी केस में, तो इसलिए आप अपने नाम पे नहीं लगवा रहे, किसी और के नाम पे लगवा रहे हैं। तो जिसके नाम जो जो प्रॉपर्टी आप अपने पैसे से परचेज़ कर रहे हैं लेकिन किसी और के नाम पे लगवा रहे हैं, उसको बेनामी प्रॉपर्टी कहते हैं। अब 2017 में एक जो है ना वो कानून बना था, 2017 में बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 2017। यानी कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन है ना उसको मना किया गया था, इस कानून के तहत जो है ना उसको रोका गया था कि बेनामी ट्रांजैक्शन जो है ना आइंदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस तरीके से बहुत से लोग जो है ना वो एफबीआर से अपने टैक्सेस बचाते थे। और इसके अलावा आपने देखा है कि कोई वो फलूदे वाले के नाम पे कोई प्रॉपर्टियाँ निकल रही थी, कोई बैंक अकाउंट निकल रहे थे, कोई रेडी वाले के नाम पे निकल रहे थे जिनको पता ही नहीं था। तो वो उनके नाम पे जो है ना वो कुछ लोगों ने लगवा लिए, को बनवा लिए, या किस तरीके से जो भी हुआ, वो बेनामी ट्रांज़ैक्शंस थी। जो जिनका कोई ओनर कोई तस जो ओनर जो है ना जिसका, वो खुद को तस्लीम ही नहीं कर रहा था कि अब अगर मेरे अकाउंट में अगर 1 अरब रुपया आया हो, तो मैं कैसे तस्लीम करूँगा? मैं कहूँगा जी मेरा नहीं है, तो वो बेनामी ट्रांज़ैक्शन होगी, वो बेनामी होगा, किसी और का होगा जिसने मेरे अकाउंट में रख दिए। तो इसको बेनामी ट्रांज़ैक्शन कहते हैं, और ये 2017 में एक कानून बन गया था, प्रोहिबिशन ऑफ जो है ना ये बेनामी ट्रांज़ैक्शन एक्ट 2017। अब जो पुरानी बेनामी ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो तो चल रही हैं ना, जो जो जितनी भी प्रॉपर्टियाँ कोई किसी ने कोई ओवरसीज़ बाई हैं, जो उन्होंने किसी दूसरे के नाम लगवा दी हैं, तो वो आप वापस लेना चाहते हैं। तो बेनामी ट्रांज़ैक्शंस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट ने एक केसला जो है ना वो बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है, जिसमें बेनामी ट्रांज़ैक्शन के पूरे जो है ना रिक्वायरमेंट्स जो है ना उसमें वो क्लियर आउट कर दिए गए हैं कि वो किस तरीके से होनी चाहिए, क्या प्रूव करना चाहिए। एक शख्स दावा करता है कि ये मैंने अपने पैसे से ये जगह खरीदी है, और मैंने बेनामी तौर पे अपने भाई के नाम लगवा दी थी या अपनी बीवी के नाम लगवा दी थी, तो अब ये जो है ना ये मुझे वापस की जाए। अब उस दावे को प्रूव करने के लिए उसको क्या-क्या करना चाहिए? यानी कि जिस वक़्त आप बेनामी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो उस वक़्त किन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए, किन चीज़ों का ज़हन में ख़्याल होना चाहिए कि ये चीज़ें हमने करनी। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप कोई कमाई कर रहे हैं, आपके अकाउंट में कोई पैसे मौजूद हैं, जो आपने उस ट्रांज़ैक्शन के लिए पेमेंट की है। ये प्रूफ़ आपने लाज़मी देना है। नंबर 1 प्रूफ़, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने ये ज़रूर देना है कि आपने पैसे कमाए कैसे हैं, वो टैक्स पेयर मनी है, यानी कि टैक्स पेड मनी है आपके पास जो
आपकी अगर टैक्स की ट्रांजैक्शंस हैं आपकी, यानी कि रिटर्न्स वगैरह फाइल कर रहे हैं, तो उनमें ये चीज़ डिक्लेयर है, ये वाला पैसा। तो वो पैसा आपने किसी अपने चेक के थ्रू या पे ऑर्डर के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट या कोई स्विफ्ट के थ्रू या कोई वेस्टर्न यूनियन या कोई रिया के थ्रू या कोई और मनीग्राम के थ्रू आपने वो उसकी अदा करने के लिए, कीमत अदा करने के लिए, प्रॉपर्टी कीमत अदा करने के लिए आपने उस सेलर को भिजवाया है या आपने उस बंदे को दिया है जिसने अपने नाम पे लगवाई है। नंबर एक, आपने ये प्रूव करना है। नंबर दो, आपने ये प्रूव करना है कि वो प्रॉपर्टी जिस वक्त परचेज की गई थी उस वक्त उस सेलर के साथ आपने डायरेक्ट डील की थी, डील आपकी थी। यानी कि ये नहीं है कि आप उसे कहें जी मैं तेन पैसे भेजना, तू उतों लैके जगह ते अपने नाल लवा ला, तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन होगी। ऐसे नहीं होगा। आपने उसके साथ डील खुद की थी उस सेलर के साथ, और उस डील के बकायदा एविडेंस मौजूद होने चाहिए। यानी कि आपकी कोई व्हाट्सएप चैट हो जाए जो कि फोरेंसिक भी बाद में होगी, इसके अलावा की कोई वीडियो कॉल, कोई वीडियो ऐसी जिसमें आप उसके साथ मीटिंग कर रहे हो या आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, तो इस तरीके से कोई ना कोई एविडेंस आपका ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें यह साबित हो कि आप उस शख्स के साथ जो है ना वो बैठ के डील कर रहे हैं और प्रॉपर्टी की डील आप कर रहे हैं। उसके बाद जो बयाना दिया गया है वो भी आपकी जो है ना ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, आपके पैसों से वो बयाना दिया गया है और आपकी वो ट्रांजैक्शन जो है ना वो प्रूव्ड होनी चाहिए। आपने वो साबित किया कि ये मेरी ट्रांजैक्शन है और ये मैंने ये पैसे दिए थे जो मैंने ये बयाना जो है ना इसका दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है ना कि जिस वक्त वो रजिस्ट्री करवाई गई है उस बंदे के नाम में, उसकी कोई रीज़न, कोई कॉज ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको रजिस्ट्री करवा अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाने से प्रोहिबिट करे। मसलन कि आप मौजूद नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी आपके नाम पे रजिस्ट्री हो सकती है। वो बंदा जिसके नाम पे आप बेनामी करवा रहे हैं वो खुद अब आपका नुमाइंदा बन के आपके नाम पे रजिस्ट्री करवा सकता है, तो फिर आपने अपने नाम पे क्यों नहीं करवाई? तो ये सॉलिड रीज़न एक होनी चाहिए। उसमें ये रीज़न हो सकती है कि आप नॉन फाइलर हैं, आप फाइलर नहीं होना चाहते, या आपके खिलाफ कोई केसेस चल रहे हैं, या आप जो है ना वो अपना पैसा जो है ना वो शो नहीं करना चाहते आप, यानी कि अपने वो दूसरे बहन भाइयों को, या आपके कोई ऐसे फिडुशियरी रिलेशंस हैं, यानी कि अपनी बीवी को नहीं बताना चाहते कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो आप अपने भाई के नाम कर रहे हैं। यानी कि कोई ऐसी सॉलिड रीज़न होनी चाहिए जो ये प्रूव करे कि आप अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाते तो आपके लिए मसला होता, इसलिए आपने उस शख्स के नाम रजिस्ट्री करवाई जिसके नाम पे बेनामी जायदाद ट्रांसफ़र हुई है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो ये है कि आपने उसका कब्जा प्रूव करना है कि जिस वक्त वो रजिस्ट्री हुई और वो प्रॉपर्टी आपने बेनामी तौर पे अपने भाई के नाम पे या अपनी हमशीरा के नाम पे या अपनी बीवी के नाम पे कर दी, तो कब्जा आपने भी लिया या आपने मौका विजिट किया। आपने मौका विजिट करके बाद में आपने उस जगह का हिसाब किताब लिया, सारा देखा उसको, या उसके ऊपर कोई अगर कोई मकान बन रहा है तो आपने उसमें भी कंट्रीब्यूशन की, सारा कुछ किया। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है कि यानी कि रजिस्ट्री के बाद भी आप उस प्रॉपर्टी के साथ इन टच रहे हैं और एज एज अ ओनर इन टच रहे हैं। इसके बाद जिस वक्त रजिस्ट्री हो गई तो असल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपके पास होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बेनामी तौर पे उसके नाम पे करवाई है, तो असल डॉक्यूमेंट्स का राइट तो आपका है ना। तो असल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए ताकि आप उसकी टेक केयर कर सकें। और उसके बाद अगर तो कोई वो मकान है, सकनी जगह है, अगर तो कोई रहायशी जगह है, तो उसका किराया या उसके अंदर कोई रह रहा है, मतलब वही भाई जिसका जो बेनामी तौर पे रह रहा है उसके साथ कोई आपका एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट वो लाजमी होना चाहिए। और जो रह रहा है अगर वो नहीं रह रहा, अगर किराए पे रह रहा है, तो किराएदार के साथ जो है ना आपका इन टच होना चाहिए। उसका किराया आपके अकाउंट में आना चाहिए या आपके किसी ऐसी जगह पे आना चाहिए जो आप प्रूव कर सकें कि ये इसका किराया मुझे मिलता रहा है, या उसमें से कोई रेशो आप उस बंदे को भी दे रहे हैं तो वो भी सारी प्रूव्ड होनी चाहिए। रिटन एग्रीमेंट आपके नाम का होना चाहिए कि आप इस वो डॉक्यूमेंट शो करे कि आप इसके मालिक हैं और आपने जो है ना इसका रेंट जो है ना ये फिक्स किया हुआ है और वो रेंट आप वसूल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई ज़रूरी ज़मीन है तो फिर आपने प्रूव करना है कि आप उसकी जो प्रोड्यूस है, यानी कि उसकी जो फसल वगैरह काश्त होती है, उसका सारा जितना भी है वो उसका सेल परचेज, उसकी कटाई, उसके बिजवाई, उसका सारा कुछ आप कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि आप अगर उसका कोई बीज आना है तो आप पैसे दे रहे हैं, उस बंदे को भले दे रहे हैं जिसने बेनामी तौर पे अपने नाम लगवाई है, और अगर वो काश्त हो गई है तो वो फ़रोख्त हुई है तो उसके पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं। उसमें से आप चाहे जिस उसको जितने मर्ज़ी बाद में दे दें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रूव ये करना है कि ये
आप इसके एज अ ओनर इसके सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो सारी कर रहे हैं। तो ये इतनी चीज़ें जो है ना ये सारी मौजूद हों, ये सारे प्रूफ आपके पास मौजूद हों तो फिर बेनामी ट्रांजैक्शन कन्फर्म होती है और प्रॉपर्टी बेनामी तौर पे ये अदालतें तस्लीम करती हैं कि वाकई बेनामी तौर पे ये आपने प्रॉपर्टी दूसरे बंदे के नाम लगवाई है। हाँ, इसमें 2017 में जो एक लॉ आया है उसमें बेनामी ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिट किया गया और उसमें एक एक चीज़ आपको मैं बताऊं, फिडुशियरी रिलेशंस यानी कि बीवी के बारे में ये वाज़ह कर दिया गया है कि अगर बीवी के नाम प्रॉपर्टी लगती है, पैसे कोई नॉन सोर्सेज से आए यानी कि वो टैक्स पेयर पैसा है, आपने कोई ब्लैक मनी से पैसा नहीं दिया, आपने वाइट मनी अपना पैसा जो है ना वो बीवी को दिया है, बीवी ने प्रॉपर्टी परचेज की है और परचेज करने के बाद 2 साल 2 साल बाद आपका उसके साथ ये रैदगी का मसला हो गया या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो फिर आप अगर उसमें जो है ना कोर्ट में केस बेनामी का करेंगे तो वो कभी भी डिग्री नहीं होगा। ये आपको मैं वाज़ह बता दूं, क्योंकि बीवी के रिश्ते को इसमें से निकाल दिया गया। बीवी अगर कोई चीज़ बाय करती है तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस की ज़रूरत होती है, यानी आप उससे पहले वो जिस दिन बाय किया उससे अगले दिन डॉक्यूमेंट्स उससे ले लें, जो कि आप नहीं ले सकते क्योंकि बीवी है। तो इसके अलावा वो उसका जितना भी टेक केयर है वो सारी आप अपने तौर पे करें, वो बीवी ना करे, ये तो हो नहीं सकता। तो यानी कि ये बीवी वाला रिश्ता जो है ना फिडुशियरी रिलेशन, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस ऐसे मुझे आ रहे हैं कि जिन्होंने अपनी बेगम को कोई 5 मरला 10 मरला कोई जगह लेके दी ड्यूरिंग वेडिंग, शादी के दौरान और हैप्पी डेज के दौरान जो है ना वो जगह लेके दी और बाद में जब लड़ाई झगड़ा हो गया तो अब उन्होंने उसका बेनामी का केस कर दिया। तो वो मेरी बात 100% श्योर है कि आप ये समझ लें कि वो आपका डिग्री नहीं होना, वो गिफ्ट में आता है। जो आप दौरान शादी अपनी बीवी को कोई चीज़ लेके देते हैं वो गिफ्ट में आता है और जो गिफ्ट है वो नाकाबिले वापसी होते हैं। बेशुमार केस लाज इसमें मौजूद हैं, अदालतें जो है इसको बारहा डिक्लेयर कर चुकी हैं कि बीवी को जो गिफ्ट किया गया है दौरान शादी और दौरान ज़िंदगी वो नाकाबिले वापसी है, वो वापसी के काबिल नहीं है, वो हक महर के जुमरे में नहीं आता। अगर वो खुला भी लेती है तो वो वापस नहीं हो सकता। वापस सिर्फ अगर खुला की सूरत में वापस सिर्फ जो है मुअज्जल हक महर और वो भी 50% 25%, और जो गैर मुअज्जल है वो 50% छोड़ेगी, बाकी 50% भी आपसे वसूल करेगी। लेकिन इस जजमेंट इस लॉ के अगेंस्ट भी फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, तो हो सकता है वो उस पर अमल दरामद हो गया। लेकिन हमारा टॉपिक बदल गया। टॉपिक हमारा यह है कि बेनामी। तो बेनामी जायदाद का आपको समझ आ गई कि बेनामी जायदाद जो है ना वो ऐसी जायदाद है जो आप अपने पैसे से परचेज करते हैं लेकिन किसी दूसरे के नाम पे लगाते हैं और बाद में आप उसे जब वापस लेना चाहते हैं तो वो इनकार करता है। तो फिर आपको कौन कौन से प्रूफ ज़रूरी होते हैं? तो जिस वक़्त आप आइंदा से नेक्स्ट कोई भी बेनामी जायदाद आप भाई के साथ कर सकते हैं, बहन के साथ कर सकते हैं। जो प्रोहिबिशन एक्ट है ना, वो भी इन चीज़ों को, इन रिश्तों को अलाउ करता है। वो भी इवन के वक़्फ़ और वो जो आपका प्रिंसिपल एडवाइज़र है, वो आपका जो यानी कि लीगल एडवाइज़र है, उसके नाम, यानी कि वो जितने भी करीबी रिश्ते हैं ना आपके तल्लक वाले हैं, उनको बेनामी जायदाद ट्रांसफ़र करने से मना नहीं करता। वो मना करता है कि जो ब्लैक मनी किसी थर्ड पर्सन के नाम लगा दिया जाए और वो रख दिया जाए या उसके नाम प्रॉपर्टी रख दी जाए, लगा दी जाए और बाद में उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाए, तो वो उसको मना करता है। तो ये चीज़ें आप समझ लें कि अगर बेनामी ट्रांजैक्शन को आपने सीक करना है, आपने दावा करना है उसका, तो आपके पास ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये चीज़ें, ये प्रूफ होने चाहिए। तो नेक्स्ट में एक मरतबा फिर आप सब लोगों को जो है ना कल आने वाली के जो बैरून मुल्क हैं, जो मेरे भाई जो फॉरेनर हैं, क्योंकि ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इन टच हैं लोग, उन सबको तो ईद मुबारक हो चुकी है, वो तो उनका तो गुजर गया टाइम। अमेरिका वालों का भी अभी आने वाला है टाइम, मेरे ख्याल में उनकी भी ईद होगी यूएसए वालों की, और अब उसके अलावा तो कोई नहीं रह गया। तो बाकी जो पाकिस्तान और ये जो इधर वाले कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, मलेशिया है और ये श्रीलंका वगैरह, इधर कल ईद होगी इंशाल्लाह। तो उनको आने वाली ईद जो है ना बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला आप सबको इस तरह की हज़ारों ईदें जो है ना वो देखना नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम।